Hello everyone, Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? Can someone please confirm on chat if you all can hear me? Alright, thank you Zoeb. बाकी लोग आवाज आ रही है? Very few participants. हमने चिल मारना शुरू कर दिया. I think मॉक भी चलने काफी लोग हैं. ईद के बाद पार्टी अच्छी होगी. हाँ. हमें इलेक्ट्रिसिटी के ना कुछ क्वेश्चंस कराने थे. पेपर 2 के. उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम आते हैं पेपर 1 की तरफ भी. तो हमने इलेक्ट्रिसिटी का ये वाला क्वेश्चन कर लिया, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था. मेरे ख्याल से हमने ये क्वेश्चन नहीं किया था. ये मैंने आप लोगों को होमवर्क के तौर पर दिया था. ठीक है, आइए जरा इसको डिस्कस करते हैं. एक बैटरी है भाई, ये बैटरी जिसका ईएमएफ है 14 वोल्ट्स and negligible internal resistance is connected to a resistor as shown in figure 6.1. और फिर जाहिर सी बात है ये रेजिस्टर्स का एक नेटवर्क है, यहाँ पे स्विच भी लगा हुआ है. R1, R2 are fixed resistors of 6 ohms and 12 ohms. So this is R1, this is R2, 6 and 12 ohms. R3 is a variable resistor और अभी right now switch S closed. ठीक है भाई. Your switch S is closed. कहता है एक काम करो, calculate the current in the battery when the resistance R3 is set as 0. जब R3 को हमने 0 पे सेट किया हो, अगर R3 की रेजिस्टेंस 0 है तो रेजिस्टेंस R3 की 0, इग्नोर R2 बेचारा हो जाएगा. समझ रहा? क्योंकि 0 रेजिस्टेंस पाथ करंट फॉलो करेगा. तो सिंस R3 is 0, तो देयर विल बी नो करंट थ्रू R2. इसके कंपेयर R2 पे आ जाएगा. ये सर्किट ऐसा हो जाएगा कि भाई यहां से जो भी करंट आ रहा होगा ना वो सारा यहां से चला जाएगा और इस बेचारे के साथ वही होगा जो जिंदगी भर आपके साथ हुआ. ये इग्नोर हो जाएगा. तो टेक्निकली देखा जाए तो इस पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस बस यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. 6 ओम का रेजिस्टर है ये. द करंट विल स्किप R2. ये जो R2 है ना ये स्किप हो जाएगा क्योंकि 0 रेजिस्टेंस पाथ मिल गया ऑल्टरनेट. तो पूरा का पूरा 14 वोल्ट जो है उसको मिल जाएगा. आप भी इक्वल IR लगाओगे, वोल्टेज है 14, रेजिस्टेंस है 6, करंट आ जाएगा 2.33. क्या यहां तक आप सारे मेरे साथ हैं? बोलो ना, ले ले. शॉर्ट सर्किट नहीं बोलते, बस ये रेजिस्टर शॉर्ट हो गया, पूरा सर्किट शॉर्ट नहीं होगा. आमतौर पर पूरा शॉर्ट सर्किट ये होता है कि सप्लाई, डायरेक्ट सप्लाई को वापस करंट देना शुरू कर दे बिना किसी रेजिस्टर. दूसरा पार्ट आई थिंक ज्यादा आसान है. अब R3 की रेजिस्टेंस है 24 ओम्स. अगर R3 की रेजिस्टेंस 24 ओम्स है तो ये दोनों पैरेलल में 12 और 24 का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालोगे तो आंसर कितना आएगा?
1/12 प्लस 1/24 का आंसर आएगा 8 ohms। अब टोटल करंट निकालना मुश्किल है। V इक्वल आई आर लगाए, टोटल वोल्टेज है 14 और टोटल रेजिस्टेंस है 6 + 8। You get the answer as well। मुश्किल तो नहीं है, इजी। अरे यार का जो कहता अब स्विच ओपन है, स्विच खुल रहा है, अब कौन इग्नोर होगा? अब R3 इग्नोर हो जाएगा। ये अगर स्विच ओपन है ना तो यहां से करंट जा ही नहीं सकता, और R1 और R2 दोनों का करंट सेम हो जाएगा। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि दोनों सीरीज में आ जाएंगे टेक्निकली, करंट स्प्लिट ही नहीं हो रहा। तो ये करंट सारा का सारा यहां से गुजर जाएगा। सही है भाई, चीलिंग सीन है गाइस, चीलिंग सीन है। कहता है रेशो निकाल दो ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन R1 एंड इन R2। NaQV इक्वल I नकवी, who is equals to I upon Na। अब अगर मैं दोनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशो निकालूं, किस किस का, R1 और R2 का, तो R का एरिया है A, R1 का, और R2 का 1.8 है। नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर R1 की स्मॉल n और R2 की 0.5 है। तो I upon NaQ R1 के लिए तो एज इट इज हो जाएगा। दूसरे भी करंट तो I है ना, n is 0.5 times n, number density of charge carriers A is 1.8 A। Q जाहिर सी बात है दोनों के लिए सेम होगा, दोनों में इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर रहे हैं, चार्ज कैरियर का चार्ज दोनों में सेम होगा। बोलो ना, आर यू ऑल विद मी फुल्ली? दो रेजिस्टर है, दोनों की रेजिस्टेंस है R। पहले उनको सीरीज में लगाया गया और फिर उनको पैरेलल में लगाया गया। प्रूव कर दें कि उन सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो भी इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी या कंबाइंड रेजिस्टेंस होगी उसका रेशो 4 है। जब दो सीरीज में लगे हुए टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी या कंबाइंड रेजिस्टेंस हो जाएगी 2R, और जब पैरेलल में लगे हुए हैं तो R/2, तो 2R डिवाइड बाय R/2। 4 इजी पीजी सीन है गाइस। ये आपके पास एक करंट वोल्टेज का ग्राफ दिया हुआ, कैरेज ग्राफ को यूज करके आप रेजिस्टेंस निकाल दो। अब दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन है, तो उनको बताना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे 1.5 वोल्ट। मेरे ख्याल से हमने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है कि भाई वैसे तो रमजान है, शैतान बंद है, लेकिन फिर भी शैतान के छोटे छोटे बच्चे घूम रहे होते हैं, वो आपको बहकाएंगे जरूर के टेंजेंट बनाते हैं। ठीक है, आपने टेंजेंट नहीं बनाना है, आपने सिंपली क्या करना है, रेशो निकालना है। रेजिस्टेंस इज जस्ट द रेशो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो 15 पे रेजिस्टेंस, वो करंट की वैल्यू कितनी है 0.1,
वो 1.5 पे करंट की वैल्यू 0.1, आंसर इज 15, खत्म। ठीक है भाई। एक मिनट, जो नाराज हो गया तुमसे। All right, James. Yes, no one can hear sir because sir was already speaking. Now I'm speaking. Fatma, can you hear me now? दो लैंप है, दोनों का आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व वही है जो पीछे दिखाया गया। They are connected in series and then parallel with a battery of EMF 3.0 volt and negligible internal resistance. तो जब सीरीज में लगे और जब पैरेलल में लगे, दो सिचुएशन है। लैंप्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड लैंप्स कनेक्टेड इन पैरेलल, तो दोनों को क्या वोल्टेज मिलेगा, दोनों की रेजिस्टेंस क्या होगी और फिर कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगी। असल में फिक्स रेजिस्टर तो है नहीं, लैंप है, उसकी रेजिस्टेंस उसके वोल्टेज पे डिपेंड करती है, तो पहले हमें वोल्टेज निकालने की जरूरत है। तो भाई 3 वोल्ट की सप्लाई दी, यहाँ पे भी 3 वोल्ट की सप्लाई, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, बैटरी 3 वोल्ट। तो भाई 1.5 डिवाइड हो जाएगा सीरीज, और पैरेलल में भैया दोनों को कितना मिलेगा, पूरे 3। ठीक है, अब पीछे आपको ग्राफ दिया हुआ था वोल्टेज करंट का, जिससे आप निकाल लोगे कि भाई 1.5 पे क्या है और 3 पे क्या है। तो 1.5 पे रेजिस्टेंस हमने निकाल ली थी 15, 3.0 पे हमारे पास जो वोल्टेज था उस पे करंट था 0.15, जिससे रेजिस्टेंस आ रही थी 20। ठीक है, ये ग्राफ से ही रीड किया मैंने, ये जो वैल्यू रीड किया ना पीछे ग्राफ में, मैंने देखा था कि 3 वोल्ट पे करंट कितना आ रहा था, 0.15, तो उससे मुझे पता लग गया 20। अब कंबाइंड रेजिस्टेंस सीरीज में क्या हो जाएगी भाई, तो एक की 15, दूसरे की भी 15, तो ये हो जाएंगे 30। इधर 20 और 20 पैरेलल में कितने हो जाएंगे, 10। अरे दो इक्विवेलेंट, दो सेम रेजिस्टर पैरेलल में आ जाए तो एक कंबाइंड रेजिस्टेंस आधी हो जाती है ना। है भाई, ये भी अच्छा सवाल है। एक सेल है जिसका ईएमएफ है 2 वोल्ट और नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक वेरिएबल रेजिस्टर से कनेक्ट है और एक मेटल वायर से कनेक्टेड है। ठीक है, वायर 900 मिलीमीटर लॉन्ग है, यानी 0.9 मीटर लॉन्ग है। एरिया क्रॉस सेक्शन है 1.3 एक्सपोनेंट -7, नजर आ रहा है आपको, थोड़ा सा बड़ा कर दो। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 3.4 ohms। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल। मेरे ख्याल तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए, सिंपल द फॉर्मूला, R is equals to rho L upon A, तो rho बराबर है RA upon A। Just put the values and get the answer।
तो रेजिस्टेंस आपको दी हुई है 3.4 ओम्स, एरिया आपको दिया हुआ है 1.3 एक्सपोनेंट 7, ये मैंने पुट कर दिया। नीचे लेंथ है वो बस 900 मिलीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दे, इंशाल्लाह आफाका होगा। आंसर आ जाएगा 4.9 x 10⁻⁷ ओम। चीलिंग सीन है गाइस। अब रेजिस्टेंस ऑफ आर में भी वैरिड फ्रॉम 0 to 1500, ये जो है ना 0 से लेके 1500 तक जा सकती है भाई इसकी रेजिस्टेंस। ठीक है, अब सवाल ये है कि भाई कैलकुलेट द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस एंड मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। अब देखिए आप इसको सिंपल कर ले भाई, ये दो रेजिस्टर है जो सीरीज में लगे, एक 3.4 ओम का और एक रेजिस्टर आर, ठीक है। अब कह रहा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, मतलब इस रेजिस्टर, इस वायर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज का वायर, अगर आप इसकी रेजिस्टेंस कर दें 0 तो सारा वोल्टेज इसको मिल जाएगा, और मैक्सिमम वोल्टेज दो ही होगा ना, दो से सप्लाई से ज्यादा वोल्टेज तो किसी रेजिस्टर को नहीं मिल सकता है। तो अगर आपकी सप्लाई 2 वोल्ट की है ना, तो इस मेटल वायर को पूरे 2 वोल्ट मिल जाएंगे भाई, आप इसकी रेजिस्टेंस 0। मिनिमम ये हुआ कि जाहिर है आप इसको बढ़ा दो, जब आप इसकी रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो इसके अक्रॉस आने वाला वोल्टेज बढ़ेगा, क्योंकि सीरीज में जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है ना उसका वोल्टेज बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली इसके अक्रॉस आने वाला वोल्टेज कम हो जाएगा। सो इफ यू वांट द मिनिमम वोल्टेज, इसको मैक्सिमम कर लो। तो अगर मैक्सिमम निकालना है तो वो तो कैलकुलेट करने की जरूरत है, बिकॉज यू हैव ओनली 2 रेजिस्टर्स और आपके पास आर को 0 तक ले जाने का ऑप्शन है, तो आप इसको 0 पे ले जाओ, जो पूरी सप्लाई वोल्टेज है वो इसको मिल जाएगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? जबकि मिनिमम की बात है तो इसको पूरा 1500 कर दो, जब 1500 करोगे तो ये दोनों सीरीज में है, समझ रहे हो, ये दोनों सीरीज में, तो 3.4 और 1500 को ऐड कर देना, तो V इक्वल आई आर, बल्कि यहाँ पे हम लगा रहे हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाया मैंने, कि जिस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए उसकी रेजिस्टेंस ऊपर, टोटल रेजिस्टेंस नीचे, मल्टीप्लाइड बाय सप्लाई वोल्टेज विच इज 2 वोल्ट, that turns out to be 0.0045 volts. Anyone with any problem, any confusion, any issues? बोलो ना। रूथ फार्मा सर मिनिमम फिर से बता दे, देखिए जब आप इस चीज को समझो, ये दोनों रेजिस्टर्स में सीरीज में, जब दो रेजिस्टर सीरीज में होते हैं तो आप जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को बढ़ाते हो उसके अक्रॉस आने वाला वोल्टेज बढ़ता है, तो दूसरे वाले के अक्रॉस आने वाला वोल्टेज कम हो जाता है। और उस फातिमा एंड फातिमा, ये बात समझ आ रही है? अब अगर मैं इसको बिल्कुल ही मैक्सिमम कर दूं तो इसके अक्रॉस आने वाला वोल्टेज बिल्कुल ही मिनिमम है, इसलिए मैंने इसकी रेजिस्टेंस को मैक्सिमम लिया, और इसकी मैक्सिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस कितनी थी? 1500।
अब ये दो रेजिस्टर सीरीज में, ये बात समझ में आ गई कि मैंने इसके रेजिस्टेंस 1500 क्यों लिया? बिकॉज आई वांट द मिनिमम वोल्टेज हियर। सही। अब जब दो रेजिस्टर सीरीज में हो और मुझे किसी एक रेजिस्टर के अक्रॉस आने वाला वोल्टेज चाहिए, तो जिस रेजिस्टर का वोल्टेज चाहिए उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में, टोटल रेजिस्टेंस डिनोमिनेटर में। टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? ये 1500 है और ये 3.4 है ना, इनको ऐड कर दे, मल्टीप्लाइड बाय सप्लाई वोल्टेज विच इज 2 वोल्ट। तो आपको इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज मिल गया विच इज 0.0045 ओम्स। रोज एंड फातिमा, वोल्टेज डिवाइडर रूल याद आ रहा है ना आप लोगों को? फातिमा, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना बेटा बिल्कुल शुरू में, जब हमने डीसी सर्किट्स पढ़ना शुरू किया था ना, ओ लेवल्स वाला, तब मैंने पढ़ाया था सीरीज में वोल्टेज डिवाइडर। ये यूज कर रहे बेटा। ये भाई फिर से कोई करंट वोल्टेज का ग्राफ दिया हुआ है, दिस टाइम फॉर अ सेमीकंडक्टर डायोड। और आइए जरा देखते हैं सर। एक सेल है जिसका ईएमएफ है 1.2 वोल्ट्स, और सामने एक सेमीकंडक्टर डायोड है, फिर एक रेजिस्टर R1 है जो कि दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, और फिर इनके साथ R2 कंबाइंड में पैरेलल में लगा हुआ है। सही। एक और रेजिस्टर है R2 जिसकी रेजिस्टेंस 375 ओम जो कि पैरेलल में लगा हुआ है। 4 बजे, 4 बजे कॉल करूंगा। The diode has the characteristic shown in figure 5.1 जो हम पीछे देख चुके हैं। The current supplied by the cell is 7.6 milliamperes. Calculate the current in R2। आप R2 का करंट, पहले तो एक चीज समझ लें, अगर सप्लाई 1.2 वोल्ट की है तो इस पूरे को भी 1.2 मिल रहा होगा और इस पूरे को भी 1.2 मिल रहा होगा। तो आपके जो रेजिस्टर R2 है ना, इसको पूरा 1.2 वोल्ट मिल रहा है, क्योंकि टेक्निकली ये भी डायरेक्ट सप्लाई से ही कनेक्टेड है। ऐसा ही है। तो आपको इसकी रेजिस्टेंस पता, आपको इसका वोल्टेज पता। मेरा नहीं ख्याल कि इसका करंट निकालना कोई मुश्किल काम होगा। यहाँ से आप इसका करंट निकाल लेंगे एट 0.0032 एम्पियर, यानी 3.2 मिली एम्पियर। ठीक है, 3.2 एक्सपोनेंट माइनस 3 एम्पियर। क्या यहाँ तक आप सारे मेरे साथ हैं? पक्की बात है। चलो R1 की रेजिस्टेंस निकालने का तरीका बता। सिर्फ मेथड बता दो क्या करें। टोटल वोल्टेज होगा ना, R1 का वोल्टेज थोड़ी पता।
टोटल 1.2 है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पूरा 1.2 वोल्ट। हाँ बिल्कुल ठीक है, कैसे निकालेंगे? टोटल करंट हमें पता है, सही है भाई। बात सारी है कि 3.2 मिली एम्पेयर आप निकाल चुके हो। टोटल करंट आपको पता है 7.6 है, तो यहाँ कितना जाएगा? 7.6 में से 3.2 यहाँ क्या बाकी यहाँ जाएगा ना भैया, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो करंट टू द डायोड एंड R1 इज 7.6 में 3.2 माइनस कर दे, इंशाल्लाह आफाका हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4.4 मिली एम्पियर। अरे बोलो ना, ऐसा ही है। अब मुझे देखो, अब गेम यहाँ से स्टार्ट होगी, 4.4 मिली एम्पियर आई है, ठीक है, सही है, बट मुझे इसकी रेजिस्टेंस चाहिए, R1 की रेजिस्टेंस चाहिए, कैसे निकलेगी? नहीं नहीं, क्या बात कर रही है, नहीं क्यों पूरा मिलना चाहिए, तो आप बता दो। हाँ तो R1 R2 पैरेलल में थोड़ी, R1 और डायोड का कॉम्बिनेशन पैरेलल में R2 के साथ। सोचो सूरज रोज नहाए, हाँ हाँ भाई, सजेशन क्या बताऊं? पीछे ग्राफ दिया हुआ वोल्टेज और करंट, सही है, आपको इस करंट पता है, पीछे आपको ग्राफ दिया हुआ है, इस करंट पे आप वोल्टेज की वैल्यू निकाल के इसकी रेजिस्टेंस निकाल, या रेजिस्टेंस भी ना निकालो, आप सिंपली इसका वोल्टेज निकाल लो, सही है। तो आपने पीछे ग्राफ पे देखा कि भाई 4.4 मिली एम्पियर पे ना, मैं ग्राफ पीछे मुड़ के दिखा भी दूंगा आपको, इस डायोड को जो वोल्टेज मिल रहा है दैट इज 0.5 वोल्ट्स। अब टोटल 1.2 है भैया, सही है, इस डायोड को कितना मिला? 0.5 वोल्ट्स, सो कितना मिल जाएगा? 0.7। देखो एक चीज समझ लो, मैंने क्लास में एक बात कही थी, डायोड शो जीरो रेजिस्टेंस व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस, वो आइडियली होता है ना, यहाँ तो पीछे पूरा ग्राफ दिया होगा डायोड का रेजिस्टेंस और करंट का, तो आप उसको यूज करेंगे, वोल्टेज और करंट का ग्राफ। तो इसको मिला 0.5, टोटल 1.2 था, इसमें से 1.2 में से 0.5 माइनस कर दे तो उसको मिल जाएगी 0.7 वोल्ट्स। अब क्या करो भाई, अब आपके पास सप्लाई वोल्टेज 0. इसको 0.7 वोल्ट मिल रहा है, करंट इज 4.4, इसको मिली एम्पेयर को एम्पेयर में कन्वर्ट कर देंगे, रेजिस्टेंस आ जाएगी 159 ओम्स, जिसको आप राउंड ऑफ करके 160 भी लिख सकते हैं आवर्स। हम्म, अबे हाँ यार, अभी इफ्तार तो छोड़ दे, अभी वो पॉसिबल नहीं है,
टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। रात में कोई टाइम पर कर लेते हैं आराम से, मेरा नेक्स्ट डे रात में डिमांड कर दी। तो 15 भी हुई है, कल मेरी खत्म है। हाँ ऐसे ना वैसे परसों परसों ठीक है। तो 15 अप्रैल का बोल रहे हैं पेमेंट, 15 अप्रैल का बोल रहे हैं। तो उसके टाइम में तो 15 ही चलना है मुझे, पहले कर देगा मतलब पहले नहीं मिलेगा तो पहले कर देगा, मतलब उसके टाइम में 15 ही चलता है। सर बहुत रोजा लग रहा है, प्लीज डोंट। आइए संजी, क्या सीन कर रहा था? मुझे सिर्फ पाक सरजमीन शाहबाद ही आता है। एक जमाना था सुबह सुबह उठ के हम 23 मार्च की परेड देखा जाते थे, अब हम फेसबुक पे देख के आते रहते हैं। छोड़ो यार। अच्छा, पावर डिसिपेटेड इन द डायोड डिवाइड बाय पावर डिसिपेटेड इन R2। पावर्स का रेशो निकालना है भाई, सारी गेम पावर की है दुनिया में, तो आप वोल्टेज इनटू करंट से निकाल लो पावर। लाइक डायोड का वोल्टेज 0.5 है और करंट 4.4 है, ये करंट इनटू वोल्टेज हो गया। फिर रेजिस्टर R2 का वोल्टेज 1.2 है और करंट 3.2 है। मिली में था तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.57 आ गया इसका रेशियो। अगर किसी थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस वर्सेस टेंपरेचर ग्राफ बनाना होगा, किसी थर्मिस्टर का ग्राफ है नहीं हमारे सिलेबस में। A2 में हम पढ़ाते थे, वो भी A2 से भी हटा दिया गया, वो एक्सपोनेंशियल टाइप का कर्व होता है इस तरह से एकदम। किस साल पूछा गया है? 15 में पूछा गया, 15 में था। कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, लिफ्ट ही नहीं करा रहा है। तो हमदान, लाइबा, मनाहिल, सहल, रोशनी, शिफा, ताहा, जुहैब। Are you all able to understand? हाँ इसमें से कितनी चीजें मतलब निकली, जैसे थर्मिस्टर हाँ, थर्मिस्टर हटाया, थर्मिस्टर हटाया, थर्मिस्टर का वो हटा दिया, ग्राफ हटा दिया। बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो पता होनी चाहिए कि रेजिस्टर टेम्परेचर बढ़ा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी।
पोलराइजेशन के वाले सवाल तो आप लोगों ने कर लिए ना, जो मैंने क्लास में कराए थे, 2-3 निकालवा के। सब में उसके ज्यादा मिलेंगे मुश्किल से, क्योंकि वो पास्ट पेपर्स में अभी सिलेबस में ऐड ही रिसेंटली हुआ है। But I'll see if I can find more question. But अगर वो मुझे मिलते भी, I would want you guys to try out those questions. Because अगर वो 5-6 ही पास पेपर क्वेश्चन है, वो भी मैं सारे करा दूं, तो फिर आप इस सेल्फ असेसमेंट के लिए कुछ बचेगा नहीं। ये तो अभी हमने कर लिया। Heater consists of 3 similar elements A, B, and C connected as shown in figure 6.1. A, B, and C. Each heating element is rated as 1.5 kilowatt, 240 volts, and may be assumed to have a constant resistance. The circuit is connected to a 240 volt supply. Calculate the resistance of one heating element. तो मेरे ख्याल से अगर आपको पावर दी हुई है और रेटेड वोल्टेज दिया हुआ है, तो आप P is equals to V square over R यूज करके रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। वोल्टेज 240 स्क्वायर, रेजिस्टेंस इज 1.5 किलो, वो पावर इज 1.5 किलो वाट है ना, किलो की जगह 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगी एज 38.4। ठीक है, पार्टी शुरू होगी उसके बाद। तीन स्विचेस है, S1 S2 S3, S1 S2 S3। कभी कोई खुला हुआ है तो कभी कोई बंद है, डिफरेंट सिनेरियोज आपके सामने दिए। पहला सिनेरियो ये है कि S2 S3 क्लोज्ड है लेकिन S1 खुला हुआ है, तो ऐसे में टोटल कितनी पावर है जो कि आपके हीटिंग एलिमेंट डिसिपेट करेंगे? जल्दी बताओ भाई। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, जवाब है 0। जब मेन सप्लाई खोल के बैठ जाओगे तुम, सप्लाई कटी हुई है, तो आगे जितना भी स्विचेस क्लोज या बंद हो, कोई फायदा थोड़ी होगा। चलो भाई, S1 क्लोज कर दिया, S2 भी क्लोज कर दिया, S3 खुला रखा है। S3 खुला हुआ है तो इनकी हो जाएगी छुट्टी। मजे की बात ये है कि S2 के बंद होने से B की हो जाएगी छुट्टी। देख रहे हो क्या जुल्म है कि S3 के खुलने से C के थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा, और S2 के बंद होने से B के थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि B क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो उसको पता नहीं, उससे ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं आनी चाहिए। अब भाई यही बच गया भाई, तो जो पूरा 240 वोल्ट है ना, तो पूरा इनको मिल जाएगा। और 240 वोल्ट पे आपकी पावर सप्लाई कितने की है? पावर कितनी है? 1.5 की। तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बस चुप से 1.5 की। आर यू ऑल विद मी? याद है ना, हमने पढ़ा था सर्किट के साथ होशियारियां, अलग से पूरा स्लाइड पढ़ाया था। लेकिन मुझे पता है इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं पास में। चलो भाई, नई सिचुएशन है, नई सिचुएशन है। तीनों बंदे भाई, तीनों बंदे। अब तीनों के बंद होने से इनकी छुट्टी हो जाएगी, ये आजाद है, यानी इनको मस्त। तो अब 240 वोल्ट पूरा इसको मिलेगा और यही 240 वोल्ट इसको भी मिलेगा, पैरेलल में दोनों, मेन सप्लाई के साथ। तो अगर ये 1.5 ड्रॉ करेगा पावर, तो ये भी 1.5 करेगा, दोनों को वोल्टेज सेम मिले तो पावर भी सेम मिलेगी, तो टोटल पावर हो जाएगी। सही है भाई? 3.0। आर यू ऑल विद मी?
नो सर, ये आपने लास्ट वाला 3.0 वाला रिपीट कर दे। 3.0 देखें, क्या आप ये मानती है कि रेजिस्टर बी या इस हीटर बी के थ्रू कोई हाँ करंट हाँ, जाए? वो मुझे समझ आ गया सर। बाकी नहीं समझ आया प्रोसेस। समझाता हूँ, 240 वोल्ट इसको भी मिलेगा, 240 इसको भी मिलेगा, ये मानती है? हाँ बट सर वो, अच्छा हाँ, वो टोटल में 3 हो जाएगा। ओके, सही सही। तो इसको भी 1.5, इसमें 1.5, तो टोटल 3 हो जाएगा। चलो भाई, नेक्स्ट। S1 क्लोज्ड है और बस बाकी दोनों ओपन है, ठीक है। अगर दोनों ओपन है, S3 के खुलने से इनकी छुट्टी हो जाएगी, और S2 के खुलने से बी बोलेगा चलो फाइनली आज कुछ मुझे भी मिलेगा आज। सही है, यही तो फारे होगा। अब ये थोड़ा सा ना दिमाग लगाने वाली चीज, इसको पूरा 240 मिलेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों आ चुके हैं सीरीज में। तो आपकी जो सप्लाई की 240 वोल्ट थी वो इन दोनों में क्या होगी? डिवाइड हो जाएगी। कैसे डिवाइड होगी भाई? 120 120, ठीक है। अब अगर आपको टोटल पावर चाहिए, टोटल पावर चाहिए, तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप सिंपली V²/R यूज करो, लेकिन R कौन सी लो? टोटल रेजिस्टेंस। दोनों सीरीज में ना, दोनों को ऐड कर दो। एक की रेजिस्टेंस कितनी? 38.4, सप्लाई 240 वोल्ट, तो वोल्टेज 240 है। रेजिस्टेंस टोटल कितनी है? 2 × 38.4, आंसर आ जाएगा 750 वॉट या 0.75 किलो वॉट। इसका आंसर है 0.75। क्या सारे यहाँ पर मेरे साथ? पक्की बात है, हाँ, देख लीजिए। सर एक और दफा बता दें। बता देते हैं। देखिए, आपका ये स्विच बंद है और ये खुला हुआ है, तो ये दोनों आ गए सीरीज में, राइट। लेट से एक की रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस सबकी सेम है, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी 2R, ये मानती है आप? यस सर, मुझे 38.4 नहीं समझ आया कि ये कहाँ से आया। सुने तो, ये अभी तो निकाला आपने 38.4 इनकी रेजिस्टेंस, तो टोटल हाँ। रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2 × 38.4। ओके ओके। सही है भाई। आखिरी भाई, आखिरी है कि S1 क्लोज है, S2 ओपन है और S3 क्लोज है, ठीक है। अब और टोटल पावर कितनी हो जाएगी? तो अभी आपने देखा था इस 240 वोल्ट पे इस पूरे को कितना मिल रहा था? 0.75। सिर्फ इतने की पावर 0.75 थी। अब ये भी एक्टिव हो गया, लेकिन ये डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्टेड है 240 वोल्ट में, तो इसकी पावर तो 1.5 ही होगी। तो इसकी पावर डिसिपेशन 1.5 और इसकी 0. टोटल कितना हो गया? 2.25। पानी चाहिए, कितना जुल्म है ना कि रमजान में सामने पानी रखती नहीं क्लासे में। मिड टर्म की डेट, वो मॉक की डेट आ गई आप लोगों की यूजर की? कब से स्टार्ट है? पहले ही मेरा लगा दिया, क्या बात है। उसके बाद केमिस्ट्री है, फिर मैथ्स है। आखिरी अशर में रोज मेरे लिए दुआएं करना, ठीक है। और ये टाइम टेबल मैंने नहीं बनाया, तो बस दुआ मुझे नहीं देना, मैंने सिर्फ अप्रूव किया, ठीक है। तो ये गलत है, एक दिन P1 P2 केमिस्ट्री में लोग 2 दिन एक पहले P2 का एक दिन P1 P2 अलग अलग करवा दूं?
चले, आप लोग दुआ करेंगे ना मेरे लिए? अच्छा। हाँ, यहाँ तक सारे क्लियर है भाई? हाँ यार, एक बात बताओ, जो हमारा फिजिक्स का पेपर 1 पेपर 2 है, वो अलग हो सकता है? कि फॉर एग्जांपल जो तुमने पहला पेपर लगाया उसमें तुमसे पेपर 1 या पेपर 2 में से कोई एक ले लो, और एक लेट से पेपर 2 ले लो। बीच में स्पेस है। हाँ। हाँ, बर्थडे में चेक कर लो, फिर बच्चों ग्रुप में इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि यार वो थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, जब इन्होंने इतनी प्रैक्टिस नहीं की है ना, तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों जरा मुश्किल हो जाएगा। पहले पेपर 2 कर लो, फिर पेपर 1 करते हैं। ठीक है भाई, देख रहे कितना बड़ा दिल है मेरा। हाँ। हाँ, वो बीच में बना देगा। ये ना बोले कल आके दे दो पेपर 1, तेरे काम करो। गाड़ियों में गाली, क्या यार, बायो भी नहीं आती मुझे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आकर हमारा इलेक्ट्रिसिटी के हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए जो मुझे पर्सनली फील होता है कि यार कराना जरूरी है। इसके अलावा मुझे आप लोगों को कराने हैं कुछ एमसीक्यूज। हमें, यार तुमको याद है हमने एक बार एमसीक्यू का पेपर किया था, वो कौन सा किया था? ये वाला तो नहीं किया मेरे ख्याल में। बस जब तक ये एप्लीकेशन चल रही है चल रही है। अगले साल नए सॉफ्टवेयर पे आना होगा। चलो एक बहुत मुश्किल सवाल करा देता हूँ, बहुत मुश्किल। नहीं, मॉडर्न जनरेशन के लिए मुश्किल है, आपको ना, व्हाट डज द सिंबल एन रिप्रेजेंट? हाँ भाई, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर प्रोसेसर एरिया पर यूनिट लेंथ पर यूनिट वॉल्यूम। मैं कहा हमने डी बताया।
एक काम करो, ये एमसीक्यू ट्राई करना, अगली क्लास में इनको डिस्कस करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तभी सही है, तभी ले। डन। ये तो कर रेडियो एक्टिविटी है, ये भी कर लेंगे क्लास में। सही है भाई, चले, लेट्स कीप इट टिल हियर। मिलते हैं इंशाल्लाह वेडनेसडे को बिफोर योर मॉम। सॉरी, कौन सी ईयर का पास्ट पेपर था? ये कौन से ईयर का पास पेपर था? सर ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप भेज देंगे प्लीज? ये था शुरू में दिया हुआ, Feb March 2021।